नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में इस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले समय में होंगे, जो तय समय सीमा है उसी तय समय सीमा में होंगे, या आगे टल सकते हैं, क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं। लेकिन क्या इन संकेतों पर अगर मोहर लगती है तो दिल्ली की राजनीति किस तरह की होगी? हमारे साथ इस चर्चा में दो खास मेहमान हैं। कृष्णमोहन शर्मा जी हैं, नेशनल अफेयर्स के एडिटर भारत एक्सप्रेस को, और मेरी दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं अश्विनी शर्मा को, एसोसिएट एडिटर हैं। अश्विनी जी, शुरुआत आपसे ही चर्चा की मैं करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली की राजनीति आप देख रहे हैं, चिट्ठियों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ मोहन भागवत से ऐसा सवाल कटीले अंदाज में किया है कि जवाब अब क्या दिया जाए, और जवाब के बाद दूसरा सवाल क्या हो जाए। लेकिन एक संकेत मिल रहा है, और वो संकेत ये है कि क्या दिल्ली विधानसभा का चुनाव टल सकता है। सबसे अहम मुद्दा जो है वो फर्जी वोटर का है। भारतीय जनता पार्टी अलग आरोप लगा है, तो ये फर्जी वर्सेस फर्जी की हकीकत क्या है? देखिए, चुनाव दिल्ली में होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो दिल्ली चुनाव है बहुत काफ़ी क्लियर नहीं है कि किस पार्टी की क्या हैसियत होगी, जैसा कि पहले दिखता था। तो इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान का कुछ बयान आ रहा है, फिर अभी कुछ देर पहले मानहानि का नोटिस भेज दिया संजय सिंह ने मनोज तिवारी और अमित बालवी पे। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, चुनाव के दिन जैसे जैसे करीब आएंगे ये चीज़ें होती चली जाएंगी। जो जहाँ तक दिल्ली के चुनाव के टलने की आप बात कर रहे हैं, ये तो अभी समय बताएगा, क्योंकि जो एक समय दिया गया है, क्या उस समय तक ये वोटर लिस्ट का फाइनल हो पाएगा, निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव होने चाहिए, समय पे होंगे, अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो आप, क्योंकि ये प्रक्रियाएं हैं, सब बहुत सारी चर्चाएं होती हैं चुनाव के पहले। अभी मैं ये देख रहा था कि बीजेपी उनके 200 यूनिट की बात कर रही थी, तो बीजेपी कर रही है हम 300 यूनिट देंगे, ये सूत्रों के हवाले से आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, चुनाव होना है, तो जब तक एडवेंचरस नहीं होगा तब तक कैसे कह सकते हो। देश की राजनीति का चुनाव है जो पूरे देश को एक दिशा देता है, तो इंटरेस्टिंग है चुनाव। इंटरेस्टिंग है। मेरा सवाल एक और है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि पहली बार शायद ऐसा हो, मैं अपनी लाइफ में पहली बार देख पा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी इतने पहले से उम्मीदवार घोषणा कर सकती है। फाइट में आम आदमी पार्टी ये कह रही कि बीजेपी दूर दूर तक नहीं है, फर्जी वोटरों के सहारे आप मैदान में आना चाहते हैं, आप मैदान में नहीं है, ये क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के चुनाव में जो केजरीवाल का एक वर्चस्व था, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, अगर मुझसे सवाल है तो अभी जैसा कि उन्होंने पुजारियों को उन्होंने कहा कि हम 18,000 रुपए देंगे, ग्रंथियों को देंगे, तो ये सोचना पड़ेगा कि आखिर केजरीवाल के जो कोर वोटर थे, जिसके आधार पे वो कांग्रेस को सेंध लगा रही थी, कांग्रेस से लड़ रही थी हर जगह पे, क्योंकि बीजेपी के जो वोटर हैं वो तय होते हैं, कुछ वोटर इधर उधर आ जाते हैं, इसी तरह सभी पार्टियों के वोटर तय हैं। तो आखिर क्या मजबूरी होगी कि केजरीवाल को ये सारा कुछ देना पड़ा? आप देखिए, वो पासा फेंक रहे हैं और बीजेपी वाले भी अपनी बातें कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव है, चुनाव में आरोप प्रत्यारोप होंगे, और फिर वही कहूंगा कि बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, क्योंकि इस बार दिल्ली में केजरीवाल की हालत वो नहीं है। केजरीवाल जिस तरीके से क्लीन स्वीप किया था उन्होंने, उसके बाद सरकारें बनी, क्योंकि कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल रखा है, लगातार संदीप दीक्षित अटैक कर रहे हैं, लगातार कांग्रेस का भी साथ उनको मिला नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस अच्छे से लड़ती है चुनाव को, तो बीजेपी का भी मौका बन सकता है। और बिल्कुल इंटरेस्टिंग चुनाव है, दिलचस्प चुनाव है। कृष्णमोहन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल अफेयर्स के एडिटर हैं, और अंदर से खबर निकालने में सर आप माहिर हैं, क्योंकि दिन भर आपका कामकाज में देखता हूं कि यही है, कौन सी खबर है, कितनी डेवलप हो रही है। ये खबर संकेतों की खबर है, अगर मोहर लगती है तो क्या वाकई में, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी एक दबाव होता है, पार्टियां दबाव बनाने लगती हैं, भले दबाव में ना हो लेकिन एक प्रेशर रहता है कि कितने आरोप हम झेलें। पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट हमारा ये कहता है कि वोटर लिस्ट हमारा सही होना चाहिए, और वोटर लिस्ट गलत है ये सवाल उठाया अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि उन्होंने जाके इलेक्शन कमीशन से शिकायत की कि दिल्ली में जो वोटर लिस्ट है वो सही नहीं है, बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं और बीजेपी वोट कटवा रही है। बीजेपी की अपनी दलील है कि ये रोहिंग्या थे, ये बांग्लादेशी थे, जो दिल्ली के मूल निवासी नहीं है। हालांकि दिल्ली का मूल निवासी भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है, और पूरे भारत में हम कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन रोहिंग्या की बात है, बांग्लादेशी की बात है, माइग्रेंट्स की बात है, उसकी लिस्ट एक दी गई, और एक एक मकान में 134 वोट है, एक जगह 127 वोट्स हैं, तो एक 3 कमरे के मकान में इतने लोग कैसे रह सकते हैं?
तो ये सवाल किसने उठाया? ये सवाल केजरीवाल ने उठाया। और कहाँ पे उठाया? चीफ इलेक्शन कमीशन के पास उठाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उठाया। इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच जो है स्टेट को सौंप दी। अब स्टेट की जो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर है एलिसा वाज, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वोटर लिस्ट को आप दुरुस्त कीजिए। वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए जो सबके टाइम लाइन बने हुए हैं कि इतने दिन में आपको नोटिस दिया जाएगा, इतने दिन में आपके वोट बना दिए जाएंगे, लेकिन उसमें उनके पास ये अधिकार है कि वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए अगर 20-30 दिन का समय ज़्यादा चाहिए तो वो ले सकते हैं। जहाँ तक बात रही कि फिर दिल्ली का क्या होगा, 22 फरवरी 2025 को दिल्ली सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अगर चुनाव फरवरी से पहले हो जाता है, 22 फरवरी से पहले चुनाव हो जाता है, तब तो ठीक है, जिसकी सरकार होगी, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो मुख्यमंत्री रहेगा। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और उसमें मॉडिफिकेशन की वजह से अगर चुनाव टल जाता है, तो ऐसे में ये पूरा जो दिल्ली की जो सरकार है वो फिलहाल कुछ दिन के लिए सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाएगी, मतलब उपराज्यपाल का या राष्ट्रपति का शासन होगा। तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, ऐसा हुआ तो केजरीवाल जिम्मेदार है, क्योंकि सवाल केजरीवाल ने उठाया था। लेकिन केजरीवाल के बारे में एक बहुत अच्छी बात मनोज तिवारी कहते हैं कि केजरीवाल कानून मानता नहीं है लेकिन जानता सब कुछ है। केजरीवाल इस बार कहीं पे फंस गए, वो ये नहीं जानते थे कि शायद इलेक्शन कमीशन जो है इसका डेट आगे एक्सटेंड कर सकता है। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, इसलिए उस पर आप कुछ कह नहीं सकते, और चुनाव कब घोषणा की जाएगी ये विशेषाधिकार इलेक्शन कमीशन का। आपने एक टेक्निकल पॉइंट का जिक्र किया है कि 20 से 25 दिन अगर वोटर लिस्ट में लग गए तो ज़्यादा लगेगा, और जैसा लगातार चर्चा भी होती है कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट आ गई तो 30 से 35 दिन लगते हैं चुनाव आयोग को चुनाव कराने के लिए, ऐलान करने के लिए। तो अगर ये पूरा सिस्टम को देखा जाए तो करीब 60 दिन का समय अभी मानकर चला जाए कृष्ण मोहन जी। उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं ना, क्योंकि फिर बोर्ड की परीक्षा है, वोटिंग कहाँ कराएंगे। इलेक्शन कराने से ज्यादा जरूरी बच्चों के भविष्य का निर्धारण करना है, तो 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा कहाँ देंगे, तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। और अब उसमें तमाम कोर्ट्स की रूलिंग है कि स्कूल में अगर आप वोटिंग कराते हैं तो जिस दिन से परीक्षा है उससे 10 दिन पहले आपको खाली करके देना पड़ेगा। तो इस हाल में चुनाव 8 फरवरी तक हो जाना चाहिए। आज जो है 2 तारीख हो गई है। प्राइम मिनिस्टर की कल एक दिल्ली में 3 फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन है, 5 तारीख को एक बड़ी रैली है। तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले चुनाव की घोषणा नहीं हो रही है। चुनाव की घोषणा होगी तो 6 फरवरी तो के बाद होगी, वो भी अध्यादेश। जानकारी ये भी आ रही कि 5 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी उतर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो कुल मिला के ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और एक तरीके से जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल मर्मरिंग है अमॉन्ग द पीपल के साथ चुनाव मार्च में जा सकता है। ठीक है, मार्च में चुनाव जा सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। ये पक्की मोहर नहीं है और ना ही हम पक्की मोहर अभी लगा सकते हैं। जिस बात का जिक्र यहाँ पर कृष्ण मोहन जी कर रहे हैं, अश्विनी जी, कि मार्च तक अगर चुनाव जा सकते हैं, और अगर ये मोहर इलेक्शन कमीशन लगाता है तो रेस में आगे कौन होगा? क्योंकि एक तरफ पुजारियों का ऐलान, एक तरफ आप 2100 1800 की बात कर रहे हैं, लाडली बहना की तर्ज पर यहाँ पर भी है। तो ये खेल किसके पक्ष में होगा? देखिए, किसके पक्ष में होगा ये कहना आसान नहीं है, क्योंकि चुनाव 3 महीने पहले, अगर मार्च में चुनाव गए तो 3 महीने पहले आपकी लिस्ट आ जाती है आम आदमी पार्टी की, तो ये तो फिर बहुत अलग तरीके का गेम होगा। हाँ, गेम अलग होगा। मैंने कहा कि इस बार का जो दिल्ली चुनाव है, जैसा समझ में आ रहा वैसा नहीं है। बहुत कुछ कहेगा और बहुत दिशा तय करेगा, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली की सियासत शुरू करते हैं, देश में सियासत करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और दिल्ली उनका जो है मेन केंद्र बिंदु रहा है। भले वो सरकारें पंजाब बन गई, लेकिन दिल्ली वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने देखिए पूरी अपने सारे पासे खोल दिए हैं, सब कुछ करना चाह रहे हैं, और उस पासे में बीजेपी भी बहुत सारे, अभी बीजेपी की लिस्ट आई नहीं है, तो बीजेपी को मौका है कि क्या कैसे काउंटर करें। तो चुनाव एक तरफा तो नहीं होगा, एक तरफा नहीं होगा। केजरीवाल की जो संख्या बल है वो कम होगी। मैंने फिर कहा कि कांग्रेस यदि अच्छे से लड़ती है चुनाव को तो फायदा है, लेकिन वो तो इलेक्शन है। इलेक्शन में अब वोटर के दिल की बात, क्योंकि आप देखिए तमाम जो चुनाव होते हैं, जब तक परिणाम नहीं हो जाते तब तक क्या क्या कयास लगाए जाते हैं। परिणाम के बाद सब कुछ पता लगता है कि यार सोचा ये था, वो ये रहा है। हाँ, दिल्ली की जनता जरूर अब सोच रही होगी, विचार कर रही होगी कि भाई हमें अब करना क्या है, किसको देना है वोट, कौन क्या। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप देखते होंगे कि यहाँ पे केजरीवाल कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हैं,
कई बार कोई क्राइम होता है तो कहते हैं कि यहाँ की सुरक्षा में चूक हो रही है, पुलिस काम नहीं कर रही है। तो जनता को ये भी तो देखना है कि भाई हमने सीएम चुना है, सीएम ही अगर इतना बेबस होगा तो आम जनता का क्या होगा। तो कहीं ऐसा ना हो उसका फायदा बीजेपी को मिल जाए, क्योंकि जनता भी चाहेगी कि भाई हम ऐसी सरकार क्यों ना चुने कि जो दोनों तरफ से मैनेज हो, वही वही देख ले। और अगर फ्री की व्यवस्था बीजेपी भी करने लगी तो केजरीवाल के लिए तो मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो सकती है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि दिल्ली के मैदान में उतर सकते हैं। और ये मोदी की रैली सूत्रों नहीं, कंफर्म है। तमाम योजनाओं को लेकर आ रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी अगर मैदान में उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक रणनीति होती है हर पार्टी का। सबसे बड़ा चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के, तो वो अगर चुनाव में उतर रहे हैं तो ये भी कहा जा सकता है कि उनकी जब रैलियां खत्म होंगी तो चुनाव का ऐलान भी हो सकता है कि सब कुछ भाई चीज़ें होती हैं राजनीति में। तो मोदी का उतरना एक बहुत बड़ा मायना है। और दूसरी बात, हर चुनाव में ये बात सच है कि दिल्ली का जो चुनाव होता है केजरीवाल चेहरा होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके अगेंस्ट में वो पूरी ताकत लगाती है, सारे बड़े नेता आपको दिल्ली में दिखेंगे। उसके बावजूद भी केजरीवाल जीतते रहे हैं। इस बार भी इसी तरीके से घेरा जाएगा। जैसे कि अभी शिवराज सिंह का बयान की बात मैं कर रहा था कि किसानों के लिए क्या किया, आतिशी कहती हैं कि आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी ताकत बीजेपी लगाएगी, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और राजधानी को कौन नहीं चाहता कि उसके हाथ में रहे। तो यही सब होने वाला है, देखते जाइए चुनाव में क्या होगा। इंतजार है। कृष्णमोहन जी, आप अरविंद केजरीवाल को इतने समय से देख पा रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री है, अभी तो मुख्यमंत्री नहीं है, सीएम आतिशी को उन्होंने कमान सौंपी है, लेकिन एक हार्टली कनेक्ट की जो बात है, कहीं ना कहीं दिल से कनेक्ट तो वोटर को कर पाए, और एक आंदोलन के साथ पार्टी खड़ी होती है, और पार्टी ऐसी खड़ी होती है कि 3-3 बार आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। तो इसके पीछे की वजह क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतर करने की खुद योजना बना रही है, एक रणनीति के साथ, आज सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मनोज तिवारी खुलकर मैदान में आए, तमाम ऐसे आरोप लगाए, एक साथ सांसद एक मंच पर बैठे, ये क्या है? क्या अरविंद केजरीवाल को पटकनी देने के लिए एक रणनीति अलग तरीके की बीजेपी की इस बार? नहीं, बीजेपी की रणनीति हमेशा चुनाव जीतने की होती है। कोई भी पार्टी अपनी रणनीति इसलिए नहीं बनाता कि हम चुनाव हार जाएंगे, कांग्रेस को छोड़ के, क्योंकि लेकिन इस बार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की काट क्या है निकाली किया जाए, क्योंकि चर्चा तो हो रही होगी, वॉर रूम में भी हो रही होगी। देखिए, वॉर रूम की बात नहीं होती है। आप अगर फ्री बीज के बूते अगर पूरी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि फ्री बीज करने वाले लोग सरकारें नहीं गई हैं। रमन सिंह की सरकार चली गई, पोटली वाले बाबा चावल बांटते रह गए, चले गए। बुद्धदेव भट्टाचार्य बिजली पानी सब सड़क फ्री देते रह गए, बंगाल में उनकी सरकार चली गई। अभी छत्तीसगढ़ में दूसरी उनसे ज्यादा रेवड़ी बांटने वाले जो है भूपेंद्र सिंह बघेल की सरकार चली गई, भूपेश बघेल की सरकार चली गई। तो ऐसा नहीं है, जनता जो है वो सब जानती है। जनता को फ्री, सपोज कीजिए कि क्या दिल्ली की जनता इस बात को भूल जाएगी कि दिल्ली में अस्पतालों में जो खस्ता हाल था और कोविड में कितने लोगों ने जान गंवाई। आपने कहा कि ऑक्सीजन नहीं है, हेल्थ इज ए स्टेट इशू। आपके मिनिस्टर जो हैं वो जेल में थे, अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकल के जाते नहीं थे। एक दिल्ली का एक ईमानदार और बड़ा नेता था हर्षवर्धन, तो सब लोगों ने उनके गर्दन में एक माला पहना दी आप लोगों ने कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई। आपने क्या किया? और शायद आपको याद है कि नहीं याद है, उन दिनों में दिल्ली की सड़कों पे था, निगम बोध घाट पे डेड बॉडी की लाइन लगी होती थी और कोई देखने वाला नहीं था। उसको क्या लोग भूल जाएंगे कि केजरीवाल ने क्या देखा? उस मोहल्ला क्लिनिक में जिसमें खांसी का इलाज नहीं हो सकता, उसमें आप ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और एड्स और तमाम बीमारियों का इलाज कैसे करा पाएंगे? आपका दिल्ली का इतना बड़ा जीबी पंत अस्पताल था जो एम्स के टक्कर का अस्पताल था, उसको आपने एक मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। तो सवाल ये है कि केजरीवाल की योजना लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी, लोक लुभावन 100, 200, 300 रुपए के लिए लग रही होगी, लेकिन देखें तो लोग यहीं पे मर रहे हैं। 5वीं क्लास में और 8वीं क्लास में फेल होने वाले बच्चों की संख्या दिल्ली में ही बढ़ रही है। सड़कें जाम यहीं पे हैं। कल मैं अब केजरीवाल के पास इसका जवाब होगा कि भाई कल तो वर्ष का पहला दिन था, लेकिन सरोजनी नगर से अपने दफ्तर आने में मुझे 2.25 घंटे लगे। ये भी दिल्ली आपकी है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब जनता मांगेगी। और चुनाव हमेशा रिसेंसी फैक्टर और प्राइमेसी फैक्टर पे होता है। रिसेंसी फैक्टर में आतिशी मुख्यमंत्री हैं जिनका पब्लिक कनेक्ट नहीं है। प्राइमेसी फैक्टर में अरविंद केजरीवाल थे, उनका एक बड़ा नाम था, आंदोलन से उभरे थे और हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करके वो लगातार सत्ता में आ गए। लेकिन अब केजरीवाल चेहरा नहीं है, और केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते भी हैं तो केजरीवाल शायद सचिवालय जा नहीं पाएंगे, दस्तखत कर नहीं पाएंगे, एलजी से मिल नहीं पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जनता देगी चुनाव में।
आपने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया, एक चिट्ठी बहुत तेजी के साथ चर्चा में है और वो चिट्ठी इस बात की है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से उन्होंने सवाल किया है कि क्या आप सपोर्ट करते हैं भारतीय जनता पार्टी पैसे बांट रही है। इस तरीके का एक पार्टी के संयोजक का चिट्ठी लिखना क्या संकेत दे रहा है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट के तौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए। आम आदमी पार्टी का एक फिलॉसफी है कि सामने वाला कुछ बोले उससे पहले उस पर आरोप लगा दो। भ्रष्टाचार में जेल कौन जाता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचार में जेल कौन जाता कह रहे हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए। पहले आप सुन लीजिए। जेल कौन जाता है? दिल्ली का मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचार में जेल कौन जाता है? दिल्ली का उप मुख्यमंत्री। भ्रष्टाचार में जेल कौन जाता है? आपका सांसद संजय सिंह। भ्रष्टाचार में जेल कौन जाता है? आपका स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। और सब पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, सब पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं। आप कहो कि हमारे आरोप सही नहीं हुए तो मैं ईमानदार हूं, और दूसरा किसी पे आरोप हो तो आप ये वही अरविंद केजरीवाल हो जो अरुण जेटली से, नितिन गडकरी से, राजनाथ सिंह से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, शीला दीक्षित से इस्तीफा मांग रहे थे कि ये तो सब भ्रष्ट पार्टी है जी। और आपकी भ्रष्टाचार जो है वो ठीक है, यमुना में धुल गई क्योंकि वहां पे पानी तो है नहीं। तो केजरीवाल जी को, लोगों को ये जवाब देना पड़ेगा कि झूठ की सरकार कितने दिन चलाएंगे। बिल्कुल, झूठ की सरकार। अश्विनी जी, आपने महाराष्ट्र में लंबे समय तक राजनीति को देखा, पत्रकारिता में, पूर्वांचल से आप आते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का एक मिजाज है और उस मिजाज के आधार पर वो माइंड मेकअप करके वोट करेगी। लेकिन इस बार का चुनाव, जब खुद बतौर मुख्यमंत्री आतिशी हैं और आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो 2 से 3 बड़े चेहरे हैं इस वक्त, वीरेंद्र सचदेवा है, मनोज तिवारी हैं, वोट अगर जनता मन मस्तिष्क में बनाकर वोट डालने जब जाएगी तो क्या चल रहा होगा? क्योंकि एक तरफ फ्री की रेवड़ी को आप छोड़ दीजिए, दिल्ली के मुद्दे, आपने जिस बात का जिक्र यहाँ पर के.एम. शर्मा जी भी कर रहे हैं कि आप सरोजनी नगर से मैं गया और यहाँ तक दिल्ली आने में मुझे घंटे लग गए, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो मुद्दे क्या होंगे? देखिए, आपने कहा महाराष्ट्र की बात की आपने, ये बात सही है कि मैं लंबे समय तक मुंबई में रहा हूँ और मैं मुंबई से अगर दिल्ली को तुलना करता हूँ आज की डेट में, तो दिल्ली की जो व्यवस्था है अभी भी बहुत कुछ सुधरी नहीं है। अगर केजरीवाल आते हैं अन्ना हजारे का आंदोलन लेकर कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, बहुत सारे भ्रष्टाचारियों को अंदर कर देंगे, लेकिन पता क्या चलता है? आप भी आरोप लगा रहे थे, यहाँ तो सीधा आपको जेल में डाल दिया गया तमाम नेताओं को। तो लोकतंत्र में ऐसा तो नहीं दिखा गया कि एक साथ इतने सारे नेता जेल में चले गए हों। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक भय तो आया कि भाई इनके नेताओं में कुछ तो बात है कि सभी जेल में जा रहे हैं। जो सिसोदिया जी शिक्षा की बात कर रहे थे वो भी जेल में गए, केजरीवाल भाई वो भी चले गए, आतिशी का भी बात उठने लगा। तो कुछ तो सच्चाई होगी, ये जनता समझ रही है। और दूसरी बात, आप फ्री की बात कर रहे हैं, फ्री तो अब बीजेपी भी देने को तैयार है। तो जनता क्या कर रही है? जनता देखिए बहुत संवेदनशील भी है और जनता बहुत तेज भी होती है हमारे देश की। वो वोट डालती है, लेकिन वो सोचती है कि भैया हम फिर इनको क्यों वोट दें, हमसे ज़्यादा तो ये दे रहे हैं। तो बार्गेनिंग की स्थिति आएगी। तो एक कहीं ना कहीं जो फ्री की राजनीति है उसका तो अंत होना चाहिए, पार्टी कोई भी हो। फ्री की राजनीति आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर भी करती है। भाई बिजली का लोड आएगा, आप फ्री दे रहे हैं, एक आप तो एक तरीके से लोगों के मन को मार रहे हैं। देश में कहीं भी सियासत हो, आप काम की बात कीजिए ना। आप विकास का मर्डर कर रहे हैं। आप विकास का मर्डर, विकास की बातें कीजिए। जैसे आप बता रहे थे कि जी ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, तो उसका समाधान की बात कीजिए। पार्टी कोई भी हो, चुनाव में एमसीडी में आप नहीं थे, अब आप आ गए, अब तो आप पार्टी है ना। उसके बाद भी क्या हाल है सड़कों का या गलियों का? अब आप नहीं बच सकते क्योंकि पार्षद आपके हैं। आप ये नहीं कह सकते कि विधायक थे पार्षद नहीं थे, कैसे काम होगा? तो कहीं ना कहीं जनता जो है इस बार बहुत विचार से वोट डालेगी। वो स्थिति नहीं होगी कि केंद्र में मोदी, यहाँ पे केजरीवाल। अब स्थिति ये होगी कि ये जनता तुलना करेगी और अगर चुनाव टल गया तो बहुत समय मिल जाता है और उस आधार पे वोटिंग होगी। बिल्कुल कृष्णमोहन जी, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव बहुत अलग होता है, लेकिन 5 से 10 सालों में लोग बहुत ज़्यादा अपने मन को बदल चुके हैं। वो देखते हैं कि दिल्ली में किसकी सत्ता होनी चाहिए और केंद्र में किसकी सत्ता होनी चाहिए। लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ पर अश्विनी जी ने भी किया है कि आप लोग ये नहीं मानेंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चाहिए और केंद्र में मोदी को चाहिए। अब फॉर्मूला अलग होगा और फॉर्मूला होगा वो विकास का। कि आप फ्री की रोटी दे दी आपने, लेकिन उस पर लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन चर्चा ये होती है कि आप केजरीवाल ने तमाम योजनाएं लाई, चलिए आप केजरीवाल को वोट देते हैं। ये थ्योरी लोग बदलेंगे कि नहीं? उसी थ्योरी पर इस बार भी वोट जब आम जन करने जाएगा तो वही थ्योरी होगी कि नहीं, केंद्र में मोदी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल।
देखिए ये बड़ा टिकलिश सवाल है और बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि दिल्ली की कि अगर आपने मार्च का जिक्र किया, अगर समय मिल जाएगा तो लोग और मन मस्तिष्क में आएंगे और जी फ्री की रोटियां बटेंगी, आप बांटते चली जाइए। अब वोटर के मन में एक कंफ्यूजन रहेगा। सवाल ये नहीं है कि आप फ्री बांटेंगे, सवाल ये है कि उस फ्री के लिए पैसा कहाँ से आएगा। मैंने पहले भी एक सवाल किया था कि दिल्ली में जितने लोग नौकरी करते हैं सबको टैक्स फ्री कर दो, कि आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे और उसके बाद बांटो जहां तक बांट सकते हो। पैसा किसका है? पैसा मेरा और आपका पैसा है। अरविंद केजरीवाल के टैक्स का पैसा नहीं है, मनीष सिसोदिया के टैक्स का पैसा नहीं है, आतिशी के टैक्स का पैसा नहीं है। किराए पे रहने वाले, किराए के मकान पे रहने वाले मनीष सिसोदिया आज 1000 करोड़ के मालिक हैं। कहां से आ गए भाई? आप भी पत्रकार थे, मैं भी पत्रकार हूं, वो भी पत्रकार है। तो पैसे की कोई फैक्ट्री तो होती नहीं है, या तो भ्रष्टाचार किया है आपने। तो इसका जवाब तो जनता मांगे। बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है आपने, कहीं सुन ना रहे हो मनीष? सुन रहे हो तो सुन रहे हो, उसमें क्या करना है। उस तो ईडी ने उनका, ये तो ईडी ने ऑन रिकॉर्ड रखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ईडी ने रखा है कि मनीष सिसोदिया की जो संपत्ति है करीब 1000 करोड़ के करीब है और केजरीवाल की करीब 4000 करोड़ की है। तो सवाल यह है कि पैसे आए कहां से? एक इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर को पैसा कितना मिलता है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की सैलरी आपको मालूम है कितनी है? दिल्ली के मुख्यमंत्री की सैलरी जो है सारे पर्क्स के साथ आज भी 1.5 लाख रुपए है। तो 1.5 लाख रुपए लेके हम अपने घर की किस्त नहीं दे पा रहे हैं और आप 1.5 लाख रुपए लेके पूरे विश्व में घूम रहे हैं और जगह जगह मकान बना रहे हैं, तो कहीं तो दाल में काला है कुछ ना कुछ। जी यहाँ पे क्योंकि छूट जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए फ्री की जब सियासत होती है तो भ्रष्टाचार भी बढ़ जाता है। क्योंकि आप जैसे वोटर आईडी कार्ड की बात हो रही है, कई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्यों? कि फ्री का हमें मिल जाए। तो ये सरकार आई क्यों थी? ईमानदारी के नाम पे आई थी कि हम तो एक देश में नया मॉडल लाएंगे। तो आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, केजरीवाल की ही बात नहीं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, अगर जब फ्री देते हैं, कहीं भी आप देश में योजना आती है तो उसके आड़ में भ्रष्टाचार होता है कि निचले तबके तक को आपको पैसा देना होगा तो उस योजना का फायदा होगा। जब तक हम जमीन पे काम नहीं करेंगे, जड़ को नहीं काम करेंगे, तो आप कोई भी योजना दे दीजिए, आप जनता का हित नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र का हित नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। कृष्णमोहन जी, 2 सवाल और मेरे मन में उठ रहे हैं कि 10 सालों से ये राजनीति बहुत अलग बदली है। मुझे तो अभी लग रहा है कि आने वाले समय में ना देखिए कि हम सत्ता में हैं, अगर सत्ता में बने रहते तो 5 साल आने वाले समय का भी मैनिफेस्टो पहले ही जारी कर दिया जाए। आने वाले समय में क्या ये हो सकता है, क्योंकि अब बहुत अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि आपको मैनिफेस्टो में क्या रखना है, आपको जो मन में आया कि नहीं आप ऐलान कर दीजिए, भले आपका बजट ना हो, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अश्विनी जी भी कह रहे हैं कि आप एक विकास का मर्डर कर रहे हैं। देखिए दिल्ली की जनता को समझना है, मैं और आप एक स्टूडियो में बैठ के जो भी चर्चा कर ले, अल्टीमेटली वोट किसको देना है? दिल्ली की जनता को देना है। ये दिल्ली की जनता वही जनता है कि 28 रुपए किलो प्याज था तो सुषमा स्वराज की सरकार चली गई थी। आज 100 रुपए भी प्याज खरीद के खाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। 60 रुपए से कम कभी टमाटर नहीं मिलता। तो फ्री बिजली पानी, और दिल्ली की जनता जो है वो हमेशा ये देखती है कि वो 400 रुपए की कुल्फी खा जाएगी एक दिन में, लेकिन 300 रुपए जो है उसको फ्री चाहिए सरकार से। तो ये देखना होगा कि वो फ्री की मानसिकता से लोग इस बार उबर पाते हैं कि नहीं उबर पाते हैं। तो इस पर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है कि परिणाम क्या होगा, लेकिन बीजेपी की तैयारी बहुत सघन है, जिसको मैं कहूंगा इंटेंस तैयारी है। तो केजरीवाल के लिए इस बार रण आसान नहीं है। रण आसान नहीं। अगर मार्च में, जिस संभावना पर हम और आप चर्चा इतनी देर से कर रहे हैं, मार्च में अगर चुनाव गए, बैटिंग बहुत तेजी के साथ आम आदमी पार्टी कर रही है प्रत्याशियों को लेकर, तमाम विधायकों के टिकट काट दिए गए मौजूदा के, तो कौन आगे और कौन पीछे अगर मार्च तक ये चुनाव जाते हैं? देखिए मार्च तक चुनाव जाता है या अप्रैल तक चुनाव जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे आधारित चुनाव होगा, और इस बार मुद्दों की राजनीति में केजरीवाल पीछे रहे हैं। बिल्कुल। तो तमाम हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े, अश्विनी शर्मा जी एसोसिएट एडिटर और कृष्णमोहन शर्मा जी है नेशनल अफेयर्स के एडिटर, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मार्च तक, जिस बात का जिक्र यहाँ पर कृष्णमोहन जी भी कर रहे हैं कि मुद्दों पर चुनाव ये आधारित हो चुका है, भले ही ये चुनाव मार्च तक जाए या फिर अप्रैल में या अपनी समय सीमा के अंदर हो। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखते रहिए।